बंगाली लैंग्वेज मूवमेंट की शुरुआत होती है। अपनी भाषा को बचाने के लिए लोग सड़कों पर उतर आते हैं। स्टूडेंट और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट उर्दू इम्पोजिशन को अपनी भाषा पर एक गहरी चोट की तरह लेते हैं। ईस्ट बंगाल की प्राइमरी लैंग्वेज बंगाली होती है। 1952 आते आते ईस्ट बंगाल में प्रोटेस्ट इतने तेज हो जाते हैं कि सरकार को सेक्शन 144 इम्पोज करना पड़ता है, यानी 3 से ज्यादा लोगों का एक साथ खड़ा होना फॉरबिड कर दिया जाता है। इस कानून के खिलाफ 21 फरवरी को ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स एक साथ इकट्ठे होते हैं, लेकिन सेक्शन 144 के तहत पुलिस उन्हें हिरासत में ले लेती है। इससे स्टूडेंट्स की भीड़ और भी ज्यादा भड़क जाती है और स्टूडेंट ईस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली में घुसने की कोशिश करते हैं। उन्हें रोकने के लिए पुलिस प्रदर्शनकारियों पर ओपन फायर करती है, जिसमें 5 लोगों की मौत हो जाती है। आगे चलकर ये दिन बांग्लादेश के इतिहास में अमर हो जाता है और आज भी इसी दिन को बांग्लादेश अपने लैंग्वेज मार्टर्स डे के तौर पर मनाता है। सरकार और बंगालियों का ये क्लैश इस कदर बढ़ जाता है कि 1956 में सरकार को बंगाली भाषा को ऑफिशियल स्टेटस और 1956 में स्टेट लैंग्वेज का दर्जा देना पड़ता है। ईस्ट पाकिस्तान में रह रहे लोगों की मांग तो पूरी हो जाती है, लेकिन सरकार के साथ इनकी नाराजगी खत्म नहीं होती, बल्कि ये घटना आग में घी का काम करती है। पाकिस्तान की फॉर्मेशन में मेजॉरिटी भले ही मुस्लिम्स की होती है, लेकिन सभी एक अलग एथनिक ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। पाकिस्तान में कई सरकारें बनती बिगड़ती है, कई बार मिलिट्री रूल भी देखने को मिलता है, लेकिन सरकार बनाने का मौका ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के हाथ में कभी नहीं आता। उन्हें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन से तो दूर रखा ही जाता है, साथ ही ईस्ट पाकिस्तान के डेवलपमेंट पर भी ध्यान नहीं दिया जाता। 70% से भी ज्यादा नेशनल बजट वेस्ट पाकिस्तान के डेवलपमेंट पर लगाया जाता है, जबकि पाकिस्तान की आधी पॉपुलेशन ईस्ट पाकिस्तान में सेंटर्ड होती है। यही से पाकिस्तान को अपना 62% रेवेन्यू भी मिलता है। फिर भी इस हिस्से की ग्रोथ रेट 2.6% होती है, जबकि वेस्ट पाकिस्तान 4.4% की ग्रोथ से बढ़ता है। एक ही देश के दोनों हिस्सों में इस हद तक इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन होने से गवर्नमेंट और बंगाली लोगों के बीच की खाई गहरी होती चली जाती है। 1966 में मामला तब ज्यादा बिगड़ जाता है जब ईस्ट पाकिस्तान की अवामी लीग पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर 6 पॉइंट की डिमांड उठाती है। पार्टी के लीडर शेख मुजीबुर रहमान इन डिमांड्स को पेश करते हैं, जिसमें साफ कहा जाता है कि ईस्ट पाकिस्तान को एक ग्रेटर ऑटोनॉमी बना दिया जाए, इसके रिसोर्सेज को यूज करने की पावर ईस्ट पाकिस्तान की सरकार के हाथ में दी जाए, यहाँ तक कि ईस्ट पाकिस्तान की अपनी एक अलग करेंसी हो, साथ ही वहाँ एक अलग रिजर्व बैंक स्टैब्लिश किया जाए। इसके अलावा ईस्ट पाकिस्तान को फॉरेन रिजर्व रखने की पावर भी दी जाए और इनके पास अपनी एक अलग डिफेंस फोर्स हो। अवामी लीग की ये डिमांड सत्ता में बैठी सरकार की जड़ें हिला देती है। इन पॉइंट से जाहिर होता है कि ईस्ट पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट कंट्री बनाने की कोशिश की जा रही है। सरकार इन सभी पॉइंट्स को रिजेक्ट कर देती है और इन डिमांड्स को देश के खिलाफ बताती है। अवामी लीग भी इस फैसले से चुप नहीं बैठती और कंटिन्यूअस इस पर काम करती है। इसीलिए 1968 में सरकार अवामी लीग के लीडर शेख मुजीबुर रहमान और कई ऑफिशियल्स को देश के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी रचने के इल्जाम में अरेस्ट कर लेती है। उस वक्त पाकिस्तान में जनरल अयूब खान की सरकार होती है और वो इल्जाम लगाते हैं कि अवामी लीग अगरतला में भारत सरकार के साथ मिलकर एक आजाद देश बनाने की साजिश कर रही है। लेकिन उनके ये सभी चार्जेस ईस्ट पाकिस्तान में काम नहीं करते, क्योंकि तब तक शेख मुजीबुर अवाम के बीच एक पॉपुलर लीडर बन चुके होते हैं। ये बंगाली अवाम के लिए उनकी आवाज बन चुके होते हैं। लोग अपने सुनहरे भविष्य की उम्मीद अवामी लीग से लगाकर रखते हैं। इसीलिए जब शेख मुजीबुर के अरेस्ट की खबर ईस्ट पाकिस्तान की जनता को मिलती है तो लोग सड़कों पर उतर आते हैं, जगह जगह प्रोटेस्ट होने लगते हैं। लोगों में इस कदर गुस्सा भरा होता है कि सरकार को मजबूरन घुटने टेकने पड़ते हैं। 22 फेब 1969 को शेख मुजीबुर को रिहा कर दिया जाता है, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान में प्रोटेस्ट इस कदर बढ़ जाते हैं कि जनरल अयूब खान को रिजाइन करना पड़ता है। इसके बाद प्रेसिडेंट का पद संभालते हैं जनरल याह्या खान, जो 1970 में पाकिस्तान में पहली बार जनरल इलेक्शन कराते हैं। Elections will take place. I have left this decision to the Chief Election Commissioner.
पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस गुमान में होती है कि मेजॉरिटी ऑफ सीट्स वेस्ट पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ आएगी, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो पाकिस्तानी सरकार की नींव हिल जाती है। अवामी लीग को जनरल इलेक्शंस में भारी मतों से जीत मिलती है। 313 में से 167 सीट्स अवामी लीग को मिलती है, लेकिन वो ये सभी सीट्स ईस्ट पाकिस्तान में हासिल करते हैं, जबकि वेस्ट पाकिस्तान में एक भी सीट पर अवामी लीग की जीत नहीं होती। कुछ यही हाल वेस्ट पाकिस्तान की पाकिस्तान पीपल पार्टी का भी होता है, जिसे वेस्ट पाकिस्तान में 86 सीट्स मिलती है और ईस्ट पाकिस्तान में 0। अवामी लीग को पाकिस्तान में सरकार बनाने का अधिकार तो मिल जाता है, लेकिन ये वेस्ट पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को जरा भी रास नहीं आता। इसीलिए याह्या खान और पीपीपी लीडर जुल्फिकार अली भुट्टो मिलिट्री ऑफिशियल्स के साथ मिलकर नेशनल असेंबली को कैंसिल करने का प्लान बनाते हैं। 1 मार्च 1971 को प्लान के अकॉर्डिंग याह्या खान नेशनल असेंबली को कैंसिल कर देते हैं। ईस्ट पाकिस्तान की आवाम इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने से पीछे नहीं रहती। डेमोक्रेसी का ऐसा मजाक बनता देख लोग प्रोटेस्ट कर देते हैं। पहली बार ईस्ट पाकिस्तान में आजादी के नारे लगते हैं। सभी लोग साथ मिलकर एक नए देश की मांग करते हैं और बांग्लादेश नाम दुनिया के सामने आता है। अवामी लीग पार्टी भी अपनी आवाज बुलंद करती है और शेख मुजीबुर जनता के सपोर्ट में उतर